हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो वी आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमारा जो मेटल कास्टिंग का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज द क्वेश्चन सेशन फॉर द मेटल कास्टिंग फॉर योर प्रैक्टिस। मेटल कास्टिंग के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक लगाए हैं वो लगाए हैं आपने पहले सेशन में आपने लगाए थे 1 से लेके 30 तक, उसके बाद 31 से 50, और उसके बाद जो हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं दैट इज फ्रॉम द 51 टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम द मेटल कास्टिंग सब्जेक्ट। तो देखिए, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 74। तो 51 से लेकर 74 तक अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए उनमें अगर आपके कोई डाउट आ रहे हैं तो आप उन टॉपिक को वापस पढ़िए, वीडियो लेक्चर को आप वापस देखिए और अपने आप के जो डाउट है, जो मिस्टेक्स है, उनको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि यही मिस्टेक्स आप वापस जाके एग्जाम में रिपीट ना करें। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, देखिए, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में आपको गिवन है टाइप्स ऑफ द गेट, जो आपकी लिस्ट 2 है उसमें आपको गिवन है द एप्लीकेशन ऑफ दिस गेट। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का हम लिस्ट 1 लिखते हैं पहले। सो दिस इज योर लिस्ट 1। लिस्ट 1 में है ए बी सी डी। ए में क्या गिवन है? ए में गिवन है टॉप गेट। टॉप गेट का यूज कहाँ किया जाता है? टॉप गेट का जब आप यूज करोगे तो जो वेलोसिटी होगी लिक्विड मेटल की विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी विल बी वेरी हाई, सो द स्प्लैशिंग एंड द टर्बुलेंस विल बी देयर। तो देखिए ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हैवी एंड लार्ज कास्टिंग्स, बिल्कुल नहीं। जो सेकंड है वो है मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इकोनॉमिकल, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज टर्बुलेंस, इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द ए। अब देखते हैं बी, बॉटम गेट। तो जब हम बॉटम गेट का यूज करते हैं तो जो लिक्विड मेटल की जो वेलोसिटी होती है इट विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द टॉप गेट। तो जो आपका टर्बुलेंस होता है, स्प्लैशिंग होता है, वो कम होता है और इसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो अनफेवरेबल होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड टर्बुलेंस जो हमने करेक्ट कर लिया है, और लास्ट देखते हैं अगर हम फोर्थ, तो दैट विल बी अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। पार्टिंग लाइन गेट की अगर हम बात करते हैं, पार्टिंग लाइन गेट में हमें मिलते हैं टॉप गेट और बॉटम गेट के दोनों के एडवांटेज। अप टू पार्टिंग लाइन क्या होता है? जो आपका लिक्विड मेटल फिल होता है इट विल बी फिल्ड बाय एज्यूमिंग द टॉप गेटिंग सिस्टम, एंड अबव द पार्टिंग लाइन अप टू द हाइट ऑफ द मोल्ड कैविटी, ये जो आपका फिल होने वाला है लिक्विड मेटल, इट विल बी बाय एज्यूमिंग द बॉटम गेटिंग सिस्टम। हम इसमें जब यूज करते हैं आपका पार्टिंग लाइन गेट तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम यूज ही क्यों करें। पहली चीज तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाई वी आर यूजिंग द पार्टिंग लाइन गेट, पार्टिंग लाइन गेट हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपके मोल्ड की हाइट HT की वैल्यू से ज्यादा आ जाएगी तो जो आपका फॉर्मूला था फिलिंग टाइम का जिसमें √HT - m था, तो अंडर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पार्टिंग लाइन गेट एंड इट इज मोस्ट वाइडली इकोनॉमिकल एंड कॉमनली यूज्ड गेट। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इकोनॉमिकल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2। सी का आंसर क्या हो जाएगा? आपके 2 हो जाएगा। और डी का क्या बच जाएगा? आपके 1। तो डी क्या आपका स्टेप गेट विच इज यूज्ड फॉर द हैवी एंड लार्ज कास्टिंग। तो आपके 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर होगा आपके ए फॉर आगरा। ठीक है, तो 51 का आपके आंसर आ रहा है ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 52। तो 52 क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। काफी इजी क्वेश्चन है, ESC 2012 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग ऑफ नॉन सर्कुलर शेप एंड डिजायर्ड थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज ऑफ द कोर इज नोन एज। हमें होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है विदाउट सर्कुलर शेप, जिसकी जरूरी नहीं है कि शेप सर्कुलर हो, एंड डिजायर्ड थिकनेस, जितनी थिकनेस हम चाहते हैं उसकी प्रोड्यूस करनी है, बाय द परमानेंट मोल्ड विदाउट यूजिंग ऑफ द कोर इज नोन एज ए। इसका 52 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 52 का आपके आंसर क्या होगा? 52 का आपके आंसर होगा बी, स्लस कास्टिंग। क्या होगा? बी, स्लस कास्टिंग। क्योंकि जो स्लस कास्टिंग होती है उसमें पार्शियल सॉलिडिफिकेशन होता है, एंड आफ्टर पार्शियल सॉलिडिफिकेशन व्हाट विल यू डू? वी विल रिमूव द अनसॉलिडिफाइड मेटल फ्रॉम द सॉलिडिफाइड मेटल।
तो जब हम उसको रिमूव कर देंगे हमें डिजायर्ड थिकनेस की जो कास्टिंग है वो मिल जाएगी। और जो उसकी वो थिकनेस डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, दिस थिकनेस विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर द कास्टिंग प्रोसेस एंड द मटेरियल ऑफ द डाई। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम की, ये तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है, दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू v बाई ए स्क्वायर। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। व्हाट इज टी, टी इज द थिकनेस, टी क्या है आपकी थिकनेस है, एंड दिस टी एस विल बी अंडर रूट प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर हम बात करते हैं दिस टी विल बी इक्वल्स टू C1 अंडर रूट ऑफ टी एस प्लस C2। तो ये जो आपकी T है ये मेनली T डिपेंड कर रही है कॉन्टैक्ट टाइम पर। किस पर डिपेंड कर रही है, मेनली कॉन्टैक्ट टाइम पर। और ये जो C1 एंड C2 है दीज आर द कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल विच यू आर गोइंग टू यूज, मटेरियल ऑफ कास्टिंग, जो आप कास्टिंग के लिए मेटल यूज में ले रहे हो, एंड द डाई मटेरियल, और आपकी जो डाई है उसका जो मेटल है उस पर डिपेंड करता है। जो स्लश कास्टिंग होती है उसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस द होलो ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल टॉयज, आप टॉयज को प्रोड्यूस कर सकते हो, आप लैंप्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हमें होलो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने विदाउट यूजिंग द कोर एंड विदाउट यूजिंग द मेथड इन विच देयर विल ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के मेथड को बिना यूज करते हमें किसी भी क्रॉस सेक्शन का, हमें भी किसी भी टाइप का अगर हमें होलो ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम यूज में लेंगे स्लश कास्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को पहले फिल करते हैं, धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होता है और जितनी डिजायर्ड हमें थिकनेस चाहिए उतनी डिजायर्ड थिकनेस के बाद हम क्या करते हैं, उसको 180 डिग्री रोटेट करके लिक्विड मेटल को हम वापस बाहर निकाल देते हैं। जो ये स्लश कास्टिंग का जो प्रोसेस है इसकी वीडियो हमने आपको दिखाई थी जिसमें आपको एक हेलमेट बनाता हुआ नजर आया था। एक लड़का था वो, उसने भी हेलमेट बनाया था, और एक बाहर एक कोई लेबर था, कोई एक आदमी था, उसने भी एक क्या बनाया था, हेलमेट जैसा मुखौटा सा बनाया था। तो स्लश कास्टिंग की वीडियो भी आप क्या कर चुके हो, देख चुके हो। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 53। तो अब आपके स्क्रीन पे आने वाला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 काफी इजी क्वेश्चन है। The ratio of surface area to the volume for a unit volume of the riser is minimum in case of, इसका आंसर आपको देना है। 53 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, 53 का आंसर क्या होने वाला है। ये पूछ रहा है कि जो आपका A by V का रेशियो होता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम इन द सेंस फॉर ए यूनिट वॉल्यूम, किस राइजर के लिए मिनिमम होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, इट इज आस्किंग अबाउट द A by V। And what is A by V? A by V is the cooling characteristics. A by V is cooling characteristics. तो पहले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट इज आस्किंग दैट इफ द V will be 1, तो एरिया किसका मिनिमम होगा। तो एरिया आपका मिनिमम होता है स्फेरिकल राइजर का। तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा A by V। मिनिमम किसके लिए होगा, A by V will be minimum for स्फेरिकल राइजर। लेकिन हम स्फेरिकल राइजर का फिर भी यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते बताएंगे। स्फेरिकल राइजर का हम यूज क्यों नहीं करते जल्दी से बताइए। बाकी और भी राइजर है, सिलेंड्रिकल है, हेमिस्फेरिकल है, क्यूबॉइड्स आर राइजर आल्सो देयर, लेकिन हम स्फेरिकल राइजर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि देखिए आपके पास जो कास्टिंग होगी वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। सो दिस इज योर कैविटी, और इस कैविटी के ऊपर बना होगा आपके स्फेरिकल राइजर। सो इट इज योर स्फेरिकल राइजर। तो जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो ये ऐसे सॉलिडिफाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। ये भी ऐसे सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन एंड द लिक्विड श्रिंकेज स्टेट, तो जो आपका लिक्विड मेटल होगा वो आपके स्फेरिकल राइजर के बिल्कुल सेंटर पर होगा, और इसके चारों ओर कौन होगा, सॉलिडिफाइड मेटल। इसमें क्या होगा, आपके यहाँ पर ऐसे ये सॉलिडिफाइड मेटल की लेयर होगी जो रेड कलर में अब मैं बना रहा हूँ। तो जब श्रिंकेज होगा तो हमें चाहिएगा एक्सेस मटेरियल। हमें क्या चाहिए, एक्सेस मटेरियल। तो एक्सेस मटेरियल की जो कंपनसेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, एक्सेस मटेरियल को कौन सप्लाई करता है, दिस विल बी सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द स्फेरिकल राइजर। बट जब ये सॉलिडिफाई हो चुका होगा तो ये लिक्विड मेटल इसके अंदर नहीं आ पाएगा, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग द स्फेरिकल राइजर। And the thing is that for the design of the riser, we are going to determine the diameter of the riser according to the cooling characteristics.
तो जो हम राइजर का डायमीटर या फिर डायमेंशंस के कैलकुलेट करते हैं, वी डिजाइन द राइजर बेसिस ऑन द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो आपकी कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है राइजर की, इट विल शुड बी लेस देन द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्टिंग, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ द ए बाई सी फॉर द राइजर। जो राइजर का होता है ये क्या होना चाहिए बताइए, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइजर, मतलब ये धीरे धीरे ठंडा होना चाहिए। तो जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इट शुड बी लेस देन द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्टिंग। तो ये कंसीडरेशन हम लेके चलते हैं जिससे हमारा राइजर का क्या होता है, डिजाइन होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ राइजर होगा इट विल बी मोर देन द मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ऑल्सो डिजाइन द राइजर। तो हम क्या मानते हैं कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ राइजर होता है इट विल बी इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ MC, समटाइम्स 1.3 भी हो जाता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जो मॉडुलस ऑफ राइजर होता है इट विल बी 1.2 टाइम्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, सो वी कैन से दैट द मॉडुलस ऑफ द राइजर विल बी मोर देन द मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग। सो दिस डिजाइन क्राइटेरिया इज नोन एज ए मॉडुलस मेथड। इसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस मेथड, जो कि हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अदर डिजाइन मेथड भी होते हैं, आप उनको भी जाके नोट्स में पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या देखिए, इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इट इज द असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। अब स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 में लिखा है क्यूपोला फर्नेस इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर मेल्टिंग स्टील इन द फाउंड्री। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यूपोला फर्नेस में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है सो दैट इट कैन मेल्ट द स्टील। क्यूपोला फर्नेस इज जनरली यूज्ड फॉर द मेल्टिंग ऑफ द कास्ट आयरन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। द टेम्परेचर जनरेटेड विद इन द क्यूपोला नॉट एडिक्वेट फॉर मेल्टिंग द स्टील। मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि क्यों हम यूज नहीं करते हैं। तो आंसर्स में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट, ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो आप बताइए 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर होगा ए। मतलब जो स्टेटमेंट 1 में दे रखा है वो भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 में दे रखा है वो भी ट्रू है, लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है स्टेटमेंट 2 में। मतलब जो रीजन दे रखा है वो क्या है, असर्शन का सही है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए। ये थोड़ा मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर गैस मत कीजिएगा, यहाँ पर गैस वाला सिस्टम नहीं होगा। When an alloy solidifies over a range of solidification temperature, the resulting casting structure will be। तो जब आपका कोई भी मेटल किसी रेंज में सॉलिडिफाई होता है तो उस कंडीशन में जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तो ऑप्शन ए है होली इक्विएक्स्ड, ऐसा नहीं हो सकता है। होली कॉलमनार, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्शियली कॉलमनार, पार्शियल एक्विसेक्ट, ऐसा भी नहीं हो सकता है। एंड द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द डेंड्राइटिक। तो डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर होती है इफ इट विल बी सॉलिडिफाई ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो व्हेन ए alloy solidifies over a range of temperature, the resultant structure of the casting will be dendritic। तो आपका 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास कोई एक लिक्विड मेटल है, सो दिस इज द लिक्विड मेटल इन ए कंटेनर और कैविटी, ये आपका लिक्विड मेटल है। तो ड्यूरिंग स्टेट B2C स्टेट में क्या होगा, उसका सॉलिडिफिकेशन होगा। तो जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो हमारे पास मटेरियल के दो फेजेस होंगे, एक फेज होगा आपका लिक्विड फेज, दूसरा फेज होगा आपका सॉलिड फेज। तो जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, जब हम बी पॉइंट पर होते हैं तो यहाँ पर एक रैंडमली ग्रेन्स ऐसे डेवलप होते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में धीरे धीरे ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और इनको कहा जाता है डेंड्राइट। इनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट। तो अलग अलग डायरेक्शन से डेवलप होते हैं। तो जब सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपकी स्ट्रक्चर आपको देखिए कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है। जब सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको डिफरेंट डेंड्राइट्स एक दूसरे से मैच होते हुए मिलेंगे। तो देखो ये कोई एक डेंड्राइट है, ये कोई दूसरा है, ये तीसरा डेंड्राइट है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे डेंड्राइट हो गए, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। तो ये मान लो डेंड्राइट हो गया, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स होंगे।
इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेन्स। और ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है जहां पर दोनों मिल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। क्या कहते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज। ये जो ग्रेन बाउंड्रीज होती है, दीज आर द रीजन ऑफ द हाई एनर्जीज, ये हाई एनर्जी रीजन्स होते हैं। तो यहां तक आपको ये चीजें याद रखनी है। रिमेनिंग थिंग यू विल बी स्टडीड इन मेटल साइंस सब्जेक्ट। तो जो 55 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Question number 56 is on your screen now. So it is also a statement 1 and statement 2 type question, and which is asked in the engineering service examination 2030. Very good question. Mold walls of a permanent mold are kept thick. तो जो आप permanent mold यूज में लेते हो उसकी जो mold wall होती है it will be kept thick because statement 2 is given that the thicker mold walls retain maximum heat increasing flow rate of the molten metal. तो बताइए 56 का आंसर क्या होने वाला है। जो आप परमानेंट मोल्ड यूज में लेते हो तो उसके जो मोल्ड वॉल है वो थिक रखते हो। थिक रखने से क्या होता है, थिक रखने से जो हम मोल्ड यूज में ले रहे हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर विल बी इंक्रीज्ड, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द परमानेंट मोल्ड इज very hard and high strength structure, and because of that it is saying that the thicker mold walls retain the maximum heat increasing flow of the molten metal. So the statement 1 and the statement 2 both are the correct, and the statement 2 is the correct explanation of the statement 1. So the answer of the 56 will be A. तो जो आपका 56 है इसका आंसर हो जाएगा आपका A, मतलब आपका फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं है तो बीच में बिकॉज लगा के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वापस। मोल्ड वॉल्स ऑफ ए परमानेंट मोल्ड आर केप्ट थिक, थिक मतलब मोटी, बिकॉज द थिकर मोल्ड वॉल्स रिटेन मैक्सिमम हीट इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ द मोल्टन मेटल। सो द इस आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 56 विल बी ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. 57 question is on your screen now. It is also a statement types question, assertion and reason question, which is asked in the engineering service examination 2013. So what is statement 1? उसको पढ़िए। In semi-centrifugal casting, a particular shape of casting is produced by mold, core and centrifugal force of molten metal. So it is asking about, it is telling about the semi-centrifugal casting, नॉट सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, जल्दी नहीं पढ़ना है। जल्दी अगर आप पढ़ोगे तो सेमी को नहीं पढ़ोगे, और अगर आपने सेमी को नहीं पढ़ा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 57 देखिए, 57 में क्या है, 57 में है आपका सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के रिगार्डिंग ही हमें पढ़ना है। तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में देखिए क्या कह रहा है ये, in a semi-centrifugal casting, a particular shape of the casting can be produced which cannot be produced with the help of the centrifugal casting. Complex shape of the object can be produced, for example flywheel. हम flywheel को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, flywheel को। हम पुली को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, पुलिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द मोल्ड। मोल्ड तो यूज में होगा ही, परमानेंट मोल्ड है। कोर, कोर को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो ये फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के हब के लिए भी तो होलो पार्ट चाहिए, तो कोर का यूज किया जा सकता है बिल्कुल। एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी आल्सो एक्ट, सो एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी आल्सो एक्ट इन दिस, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मोल्टन मेटल। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट जो आपकी 1 है वो करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, बिकॉज the centrifugal force aids to proper feeding to produce the casting free from porosity। बिल्कुल सही है, because it will increase the density of the material। डेंसिटी इंक्रीज होने से जो आपके मेटल में पोरोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो आपकी डेंस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने वाली है उसके कारण आपका जो स्ट्रेंथ होगा ऑब्जेक्ट का और जो आपका हार्डनेस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर द करेक्ट। बट नाउ कम टू द पॉइंट दैट कि जो स्टेटमेंट 2 में एक्सप्लेनेशन दे रखी है क्या वो सही है,
क्या वो सही है? तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को वापस पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पढ़े जाते हैं। कितने बार? 2 बार। पहले तो स्टेटमेंट 1 पढ़ा, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ा, करेक्ट है। अब वापस पढ़ा जाएगा इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सप्लेनेशन। So in semi-centrifugal casting of a particular shape of a casting is produced by the mold core and centrifugal force of molten metal because the centrifugal force adds to proper feeding of the metal to produce the casting free from the porosity. So it is a correct explanation. तो जो आपका 57 का आंसर होगा वो क्या होगा? A for अहमदाबाद। So now come to the next question, question number 58. तो देखिए ये 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है और ये अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द कार्बन बॉयल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिफाइनिंग ऑफ स्टील इन मेल्टिंग फर्नेसेस। कार्बन बॉयल मतलब जब आपका जो मेटल है वो वेपोराइज होने लग जाता है, उसे हम कहते हैं कार्बन बॉयल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द कार्बन बॉयल? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। फर्स्ट इज एग्रीडेटिंग द बाथ कॉजेज थोरो मिक्सिंग, तो मिक्सिंग होती है बिल्कुल। रिडक्शन ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट है ब्रिंग नॉन मेटेलिक इनटू कांटेक्ट विद स्लैग एंड हिंस क्लींस द मेटल। तो ये भी थर्ड भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो जो आपका 58 है इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर क्या होगा? 1 and 3 बोथ आर द करेक्ट। तो आपका 58 का आंसर हो जाएगा बी। 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपके? बी हो जाएगा। 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए 2013 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2014 का क्वेश्चन आ रहा है आपके क्वेश्चन 59। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, नाउ इट इज ऑन योर स्क्रीन। In die casting process, molten metal is injected at high pressure into a metallic die. सही है। So 59 क्वेश्चन में जो आपका स्टेटमेंट 1 है, क्या है? स्टेटमेंट 1, इट इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 की हम बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है? इन दिस डाई कास्टिंग प्रोसेस some excess metal is required, then filling the mold is also forced into the parting line. तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका? स्टेटमेंट 2 भी क्या है? स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका? करेक्ट है। अब पढ़ते हैं वापस। इन डाई कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टन मेटल इज इंजेक्टेड एट द हाई प्रेशर इनटू द मेटेलिक डाई बिकॉज सम एक्सेस मेटेरियल आर रिक्वायर्ड देन फिलिंग द मोल्ड। बिल्कुल सही जा रहा है। बिकॉज इट इज ऑल्सो फोर्स्ड इनटू द पार्टिंग प्लेन। सो आपका स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी क्या है? करेक्ट है। तो इसका 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपके? 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर आगरा। वेरी गुड। कम टू द क्वेश्चन 60। So it is also asked in engineering services examination 2014. So it is also a acceleration reason type question, statement type question. For casting of metal like magnesium, top gate is not used. टॉप गेट का यूज किया जाता है फेरस मेटल्स के लिए, और जो आपका मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम है इसके लिए हम टॉप गेट सिस्टम यूज में नहीं लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में आइए, द गैसेज विल एस्केप रिजल्टिंग इन अर्ली कूलिंग ऑफ द मेटल। तो जब मैं आपको टॉप गेट या बॉटम गेट पढ़ा रहा था तो क्या मैंने सॉलिडिफिकेशन टाइम का जिक्र किया था? बताइए, खुद सोचिए। जब मैं टॉप गेट पढ़ा रहा था आपको, मैंने सिर्फ यही बात बताई थी कि जो फिलिंग टाइम होता है वो क्या होगा, जो फिलिंग टाइम होगा वो क्या होगा। मैंने ये नहीं बताया है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम पर क्या इफेक्ट आने वाला है। आप टॉप गेट पढ़ रहे हो या फिर बॉटम गेट पढ़ रहे हो तो सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया था, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फिलिंग रिक्वायर्ड फॉर द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। सो द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। सो द व्हाट विल द आंसर फॉर द 60 क्वेश्चन। 60 का आंसर क्या होना है, जल्दी से बताइए। 60 का आपके आंसर होगा, कहां जाना चाहते हैं? कैलकाटा। सी फॉर कैलकाटा। 60 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। So it is also asked in the engineering services examination 2014, statement wise question,
क्यूपोला इज यूज्ड इन कास्ट आयरन फाउंड्री। वेरी गुड, इजी है, याद है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, सो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। जल्दी से इसका आंसर बताइए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कम टू द स्टेटमेंट सेकंड। बेसिक फर्नेसेस आर यूज्ड फॉर द मेल्टिंग लो ग्रेड स्टील्स। तो लो ग्रेड स्टील्स को मेल्टिंग करने के लिए जो फर्नेस यूज में ली जाती है वो कैसी फर्नेस होती है, बेसिक फर्नेस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कास्ट आयरन को क्यों यूज में लिया जाता है। क्या सेकंड में ऐसा लिखा है कि कास्ट आयरन को हम इसलिए मेल्ट करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। तो कास्ट आयरन को हम इसलिए मेल्ट करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एज कंपेयर टू द स्टील कम होता है। बट in case of the hot blast cupola, which is not mentioned in this question, having the higher temperature as compared to the conventional cupola, तो conventional cupola के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसमें हम स्टील का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ सिर्फ क्यूपोला ही मेंशन है, तो यहाँ पर हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, दिमाग नहीं लगाना है, क्यूपोला के रिगार्डिंग ही आंसर देना है। क्यूपोला इज यूज्ड फॉर द कास्ट आयरन। वेरी गुड, करेक्ट है। बेसिक फर्नेसेस आर यूज फॉर द मेल्टिंग ऑफ द लो ग्रेड स्टील। ये भी करेक्ट है, बट दीज आर नॉट इंटररिलेटेड टू ईच अदर। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो 61 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 61 क्वेश्चन के बाद अब हम करने वाले हैं 62। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम 62 क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ 62 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं कास्टिंग से रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 में, वो भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन। तो जो भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, होते बहुत ईजी हैं, होते बहुत जल्दी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इनको हमें ध्यान से करना है और इनका आंसर तभी देना है जब हम 101% श्योर हो। जहाँ भी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो, क्वेश्चन का आंसर प्लीज मत दीजिएगा, फिर देखिएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था, आपने मन में क्या सोचा है। तो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, देखिए 62 में पढ़िए। 62 क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 को पढ़िए, स्टेटमेंट 1 को पढ़ने के बाद स्टेटमेंट 2 को पढ़िए, फिर दोनों में देखिए कि तालमेल बैठता है या नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। What is statement 1? In sand molding process, pouring time depends on the materials being cast, complexity of the casting section, thickness and size. In order to maintain the optimum pouring time, thickness of the casting is important factor. So now come to the explanation. जो आपका statement 1 है वो भी correct है और जो आपका statement 2 है वो भी आपका correct है। अब because लगा के पढ़िए। In sand molding process, pouring time depends on the material being cast, complexity of the casting section, thickness and the size, because in order to maintain the pouring time, so it is asking for the maintaining the pouring time. In the above statement it is telling about the function of the pouring time. So what are the function on which pouring times will depend? So because in order to maintain the optimum pouring time, thickness of the casting is important factor. तो इसमें ओनली इसने thickness का दे दिया, लेकिन ऊपर इसने सारा कुछ बता दिया कि pouring time किस पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, लेकिन इनका कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। जो एक्सप्लेनेशन दी गई है स्टेटमेंट 2 में फॉर द स्टेटमेंट 1 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो आपका 62 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपके बी फॉर बेंगलुरु। 62 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 काफी टाइम बाद ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन शेल मोल्डिंग। शेल मोल्डिंग प्रोसेस की बात हो रही है, कीप इन माइंड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो क्वेश्चन पेपर में आप क्या कीजिए, मार्क कर दीजिए। शेल मोल्डिंग प्रोसेस की बात हो रही है तो शेल मोल्डिंग के नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिए, फिर आप स्टेटमेंट्स को पढ़िए, आंसर को अभी मत देखना। पहला क्या है, ए सिंगल पार्टिंग प्लेन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर मोल्ड। दूसरा क्या है, डिटेचेबल पैटर्न पार्ट्स एंड कोर्स कुड बी इंक्लूडेड। मिनिमम राउंडिंग रेडियस ऑफ 2.5 mm to 3 mm शुड बी यूज्ड। ड्राफ्ट एंगल ऑफ नॉट लेस देन 1 शुड बी यूज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 63। इसमें जो भी अलाउंसेस वगैरह थी ना, इसने सबको इंक्लूड कर दिया है।
जितनी भी अलाउंसेस थी, कोर वगैरह, चैपलेट वगैरह, जो भी इस क्वेश्चन में डाल सकता था सब डाल दिया है। 63 का आप आंसर बताइए क्या होगा। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 63, और देखिए 1 2 3 4, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, चारों के चारों करेक्ट है। ड्राफ्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं, वेरी गुड। हम राउंडिंग ऑफ थिकनेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शार्प कॉर्नर नहीं बना सकते हैं हम। कोर्स भी यूज में ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल ले सकते हैं। सिंगल पार्टिंग प्लेन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द मोल्ड, ये भी होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का डी। 63 का क्या आंसर हो जाएगा डी। शेल मोल्डिंग प्रोसेस की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो जल्दी से बताया एप्लीकेशन क्या होती है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द cylinder blocks and the cylinder heads of the IC engine, rocker arms, valve plates of the refrigerator. So now come to the question number 64. देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 64, क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए इसका। फर्स्ट थिंग इज दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड विदाउट कैलकुलेटर। ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बिग कास्टिंग इज टू हैव ए होल to be produced by using a core of 10 centimeter diameter and 200 centimeter long. 200 centimeter long. The density will be given as 0.077 Newton per centimeter cube and the density of the core metal is given as 0.0165 Newton per centimeter cube. What will be the upward force acting on the core pins? अपवर्ड फोर्स क्या एक्ट करेगा उसकी वैल्यू को हमें बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। 64 का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताएंगे। 64 जो क्वेश्चन है उसमें जो जो डाटा गिवन है सबसे पहले अब हम वो लिखते हैं। व्हाट इज द डाटा गिवन इन 64 नंबर क्वेश्चन। पहला डाटा गिवन है द डायमीटर ऑफ द कोर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और जो आपकी लेंथ है वो दे रखी है आपकी 200 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 200 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे सो दिस विल बी 10 डिवाइड बाय 100 मीटर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 100 मीटर। दिस विल बी 0.1 मीटर एंड दिस विल बी 2 मीटर। तो इजी है, बिल्कुल इजी है। अब डेंसिटी गिवन है, देखिए डेंसिटी क्या गिवन है, डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 0.077। ये किसका है, मेटल का है। सो दिस विल बी m 0.077 kg. So it is given in Newton, sorry, it is given in Newton per centimeter cube. So first thing, it is not density, it is the weight density. It is the weight density. तो ये weight density है मेरे भाई, ये क्या है weight density, ये density नहीं है। डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, ये है वेट डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको जी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूटन तो इसमें आ ही गया है। अब देखिए क्या है डेंसिटी ऑफ द कोर, सो इट इज ऑल्सो वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी ऑफ कोर, वेट डेंसिटी क्या है, देखिए जल्दबाजी में अगर हम इसे डेंसिटी ले लेते तो हमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्वेश्चन और लेंथी हो जाता। सो इट विल बी 0.0165, सो इट विल बी 0.0165 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। So what will be the upward force acting on the core pin? So this upward force will be equals to volume times of weight density of the metal minus weight density of the core. The thing is that weight density is also given in centimeter cube and this dimension is also given in the centimeter. So we do not need to convert the volume unit into the meter cube. So we can calculate in the centimeter cube. ठीक है, तो P की वैल्यू क्या होगी, देखिए P की वैल्यू होगी आपकी पाई बाय 4 डी स्क्वायर। व्हाट इज डी स्क्वायर 10, सो इट विल बी 100 इंटू L। व्हाट इज L, L इज द 200 मल्टीप्लाई विद आपके मटेरियल की कितनी है, आपके मटेरियल की है 0.077, इट विल बी द कोर। सो दिस विल बी 0.077 माइनस 0.0165, सो 0.0165। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। व्हाट विल द P, इट विल बी इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 200। तो अब पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करना है पहले इसको। तो देखो 0.077 0.0165, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा ना ये 10, तो ये क्या बचेगा 6, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया 6, तो 0.065 0605, इट विल बी 0.0605। तो वैल्यूज पुट कीजिए, मल्टीप्लाई विद 0.0605। अब पॉइंट्स उड़ाने, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4,
तो कर दीजिए 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपके 22 डिवाइड बाय 7 4 ज़ा 28 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 605। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हमें करनी है। सो ये आपका हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 ही तो होगा, 14 2 ज़ा 28, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, ये क्या हो जाएगा आपका 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 7 इंटू 605, 11 डिवाइड बाय 7 इंटू 605। तो इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 56 के बाद ये बचेगा आपके 45, तो 7 6 जा 42, तो 3 बचेगा, तो पॉइंट लगाने पर 0, तो 7 4 जा 28, तो 86.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 86.4 मल्टीप्लाई विद 11, तो इट विल बी 864, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 864, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 10, सो इट विल बी 10, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 1 15, तो ये क्या आ जाएगा 8 और 1 9, तो 950.4, तो 950.4 इसका 64 का आंसर हो जाएगा सी। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपके सी। तो देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन श्योर क्वेश्चन है कि अगर आपका इसका आंसर आएगा तो आप इसको आसानी से क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे और आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो रिस्क हमें तभी लेना है जब हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाए, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर हम कैलकुलेशन आसानी से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेना है। अगर आप रिस्क लेंगे तो आंसर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन पर आप 5 मिनट स्पेंड कर दो और बाकी क्वेश्चंस का टाइम ही ना मिले। हो सकता है लास्ट में क्वेश्चंस इतने इजी हो जिसमें टाइम भी बहुत कम लगता हो। तो कीप इन माइंड दैट कि जब भी हम एग्जाम दे रहे होंगे हम एक बार एटलीस्ट सभी क्वेश्चंस को देख लें, जैसा कि सभी कहते आते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 64 जिसका आंसर होगा आपका सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। So again, this is the question of the engineering services examination which is asked in 2015. Assertion and reason question is given. Assertion और reason पढ़िए। Core induction furnace cannot be used for the intermittent operations. Core induction furnace through are the most efficient. Requires liquid metal charge while starting because it will be act as a secondary coil. और जो primary coil की तरह act कौन करता है, उसका material क्या होता है बताइए, कॉपर होता है। तो जब चार्ज ही नहीं होगा तो उसको आप यूज कैसे करोगे। तो चार्ज उसमें रहना मैंडेटरी है, तो मतलब स्टार्ट करने के लिए पहले उसमें चार्ज डालना पड़ेगा, विच मीन्स रीजन इज करेक्ट। विच मीन्स रीजन क्या है आपका, करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं एसरेशन की, तो एसरेशन भी आपका करेक्ट है। हम इसको इंटरमीडिएट यूज में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है थोड़ी देर यूज किया खाली कर दिया फिर उसको रख दिया, थोड़ी देर यूज किया खाली किया उसको रख दिया, ऐसा नहीं होता है। इसको हम कंटिन्यूसली यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज का रहना बहुत ही जरूरी है। तो जो एसरेशन है और जो रीजन है वो दोनों करेक्ट है। सो एसरेशन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। Cold induction furnace cannot be used for the intermittent operation because in cold induction furnace, though it is the most efficient, requires a liquid metal charge while starting। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का, जल्दी से बताएंगे। 65 का आंसर क्या होने वाला है आपका, क्या लिखूं मैं, ए। क्या लिखूं मैं, ए लिखता हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कंसिडर दैट द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूजेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डाइज मोल्ड्स इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस फॉर द पर्पस फॉर द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये कह रहा है कि आपको प्रोड्यूस करनी है डाइज, आपको प्रोड्यूस करना है मोल्ड्स। तो फॉर द लार्ज प्रोडक्शन हम डाइज और मोल्ड्स किन मटेरियल्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका हमें सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट मटेरियल इसने दे रखा है एल्यूमिनियम एलॉय, सेकंड इसने दे रखा है मैग्नीशियम एलॉय, थर्ड इसने दे रखा है ब्रास, चौथा इसने दे रखा है लो कार्बन स्टील। चौथा क्या दे रखा है इसने, लो कार्बन स्टील। तो 66 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 66 जो नंबर आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। 66 का आपका आंसर होगा डी। हम सभी को यूज कर सकते हैं। हम सभी ये जो गिवन मटेरियल्स है इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डाई एंड द मोल्ड्स इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ द डाई एंड मोल्ड्स हमें वैक्स के पैटर्न को बनाना पड़ता है। और वैक्स के पैटर्न को हम क्या करते हैं, पैटर्न असेंबली के साथ जोड़ देते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन।
उसके बाद हम उसे डिप करते हैं, डी वैक्सिंग प्रोसेस करते हैं और हम उसे जो भी बेसिक कास्टिंग जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो 66 का आपके आंसर हो जाएगा डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में एक डिफेक्ट दे रखा है, दैट इज रेट टेल। इस क्वेश्चन पे मार्क कर दीजिएगा। जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन है इस पर आप मार्किंग कीजिएगा। इसमें एक डिफेक्ट पूछा गया है रेट टेल। रेट मतलब क्या होता है? चूहा, टेल मतलब पूंछ, चूहे की पूंछ जैसी डिफेक्ट है ये। तो ये क्यों प्रोड्यूस होती है? ये पूछ रहा है द अकरेंस ऑफ द कास्टिंग डिफेक्ट दैट इज द रेट टेल इज पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इज सॉफ्ट रैमिंग ऑफ द सैंड, second is continuous large flat surface on the mold, option 3 is excessive hardness of the mold। तो इसका आंसर क्या होगा 67 का? बताइए। जो आपका 67 आंसर है वो क्या होने वाला है? जो 67 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? 67 का आपका आंसर होगा बी, दैट इज 2 and 3। तो जो रेट टेल प्रोड्यूस होता है उसके जो कारण है, these reasons are the continuous large flat surface on the mold, एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ द मोल्ड। तो जो 67 का आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। तो 67 का आपको याद कर लेना है, आंसर होगा बी, दैट इज 2 and 3। 2 and 3 आर द रीजन फॉर द अक्यूरेंस ऑफ द डिफेक्ट नेम्ड एज ए रेट टेल। तो ये मैंने हालांकि आपको क्लास में नहीं बताया, समटाइम्स में 100% चीजें आपको कोई नहीं करवा सकता है। 100% जो मेटेरियल जो एग्जामिनेशन में आएगा कोई भी नहीं करवा सकता है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपको मोर देन 95% पढ़ा रहे हैं। तो 95% का भी अगर आपको 70% याद रहता है, सो इजीली यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड गेट ए 1 डिजिट रैंक। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 100% नहीं होता है। तो हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ मैंने क्लास में नहीं करवाई है और यूपीएससी ने पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो किसी बुक में भी नहीं है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 68 इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। Components produced by the die casting have finer grain, higher strength and greater hardness at the skin than at the center due to skin और center के कंपेयर में ये बता रहा है finer grain, high hardness, high strength at the skin as compared to the center. What are the reasons behind that? Reasons क्या है इसके पीछे का? तो 68 का देखिए, ए ऑप्शन देखिए, decreased wall thickness of the die cavity, rapid chilling of the molten liquid metal in the die walls, high temperature involved in this process, high tonnage of the die casting machines। तो बताइए 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। अगर किसी ने ये ना पढ़ा हो तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टी दे रखी है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को जो आंसर है उसको गैस कर सकते हैं। जिन्होंने कभी मेटल कास्टिंग ना पढ़ी हो, मेटल साइंस पढ़ी हो, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड, तो उससे आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? रैपिड चिलिंग ऑफ द मोल्टन लिक्विड मेटल इनटू द डाई। तो इसका आंसर होगा आपके बी। 68 का आंसर क्या होगा? आपके बी होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है 69। तो देखिए 69 क्वेश्चन क्या है? द इनपुट वेरिएबल्स ऑफ द EDM अंडर ए गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, डाइलेक्ट्रिक एंड द वर्कपीस। तो आप कहोगे सर ये अच्छा क्वेश्चन कैसे हुआ? अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये कास्टिंग सब्जेक्ट का नहीं है। सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन। चलो कोई बात नहीं, इसी में क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, स्किप कर दीजिए। तो जब आप नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे मेटल कास्टिंग क्वेश्चन की ओर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 70। बड़ी द क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 70 को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70 को ध्यान से पढ़िए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है दैट इज नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड से है, उसको पढ़ें और उसके बाद उसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 70। 70 का जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, उसको आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 70 स्टेटमेंट 1 में क्या है देखो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों को पढ़ो। स्टेटमेंट 1 में क्या है, स्टेटमेंट 2 में क्या है, अगर दोनों सही है टिक मारो, फिर वापस पढ़ो।
बोथ सैंड एंड मेटल मोल्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे। इन दिस प्रोसेस सैंड मोल्ड्स आर रिकमेंडेड व्हेन द चिलिंग टेंडेंसी इज टू बी प्रिवेंटेड। तो मेटेलिक मोल्ड्स में क्या होता है, चिलिंग टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू द सैंड मोल्ड्स ज़्यादा होती है, जिसके कारण रैपिड चिलिंग होती है। और जहां हमें रैपिड चिलिंग को अवॉइड करना है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा मोल्ड हम यूज में ले सकते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। तो अब 70 क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट दिया है, 70 का आपको आंसर देना है। जल्दी से बताइए 70 का आंसर क्या होगा। बोथ सैंड एंड मेटेलिक मोल्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन दिस प्रोसेस सैंड मोल्ड्स आर रिकमेंडेड व्हेन चिलिंग टेंडेंसी इज टू बी प्रिवेंटेड। तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। नाउ कम टू द explanation. Both sand and metal molds can be used for the centrifugal casting because in this process sand molds are recommended when chilling tendencies to be prevented. हमने क्या ऊपर ऐसा लिखा है कि if we want to reduce the chilling tendency we can use the sand molds as compared to the metallic molds। और उसके बाद अगर ये रीजन देता थर्मल कंडक्टिविटी डाल के, तब आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती। तो इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जिन जिन का ए आ रहा था, ए आंसर नहीं है इसका, 70 का होगा बी। क्या होगा? बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इन शेल मोल्डिंग प्रोसेस फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इज नेवर यूज्ड। लो भाई सॉल्व ही हो गया ये तो। 71 नंबर क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन शेल मोल्डिंग प्रोसेस फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट यूज। ऐसा कब किसने कहा भाई? ऐसा तो हमने कहा ही नहीं, ये तो यूज किया जाता है। तो जो आपका स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है। और जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है आपका? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। वो तो होगा ही होगा करेक्ट ना, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि दोनों ही इनकरेक्ट हो। या तो दोनों सही होंगे, या ये इनकरेक्ट होगा, या ये इनकरेक्ट होगा, या फिर इन दोनों की एक्सप्लेनेशन अच्छे से बैठेगी। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा जिसमें दोनों इनकरेक्ट हो। तो जब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ही इनकरेक्ट है तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच मीन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आप पता है क्या ये चीजें आपको? आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो इसमें 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट। इसमें एक्सप्लेनेशन आ रही है, रीजन आ रहा है, तो हम ए दे देते हैं। अब जब ये नहीं आता है तो हम बी दे देते हैं। जब आपका ओनली 1 करेक्ट होता है, सेकंड इनकरेक्ट होता है, तो हम सी दे देते हैं। जब आपका 1 इनकरेक्ट होता है और सेकंड करेक्ट होता है तो अब हम डी दे देते हैं। तो आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो ही मत, क्यों टाइम वेस्ट करना। आपका सीधा का सीधा आंसर क्या हो जाएगा 71 के लिए? डी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लो चाहे अगर आपका मन हो तो, अभी तो हमारे पास टाइम है। द रेजिन यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर बेसिकली ऑफ द थर्मोप्लास्टिक वेराइटीज। बिल्कुल सही है। सो दीज आर द थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स। तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। वो तो ऑब्वियसली करेक्ट होना ही था, वो तो देना ही था, उनकी मजबूरी थी कि हमें स्टेटमेंट 2 को क्या देना पड़ेगा? करेक्ट, क्योंकि हमने स्टेटमेंट 1 को क्या कर दिया है? इनकरेक्ट कर दिया है। जल्दबाजी में क्या होगा? स्टेटमेंट 1 में जो नॉट लिखा है, नेवर लिखा है, वो हम क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ोगे तो नेवर भी पढ़ लोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। सो क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। थिकर सेक्शन ऑफ द कास्टिंग टेक लॉन्गर टू सॉलिडिफाई देन द थिनर सेक्शन। क्यों? क्योंकि थिकर सेक्शन का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होने से जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चलो ऐसा करते हैं, ये जो 72 क्वेश्चन है ये आप कीजिएगा सॉल्व। इसका आंसर आप देखिएगा, आंसर क्या होगा इसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कुछ हार्डवर्क आप भी तो कीजिए, सारा का सारा हार्डवर्क हम भी करेंगे आपके लिए। वैसे हम तो करेंगे ही आपके लिए हार्डवर्क, लेकिन आपको भी हमारे साथ उतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो 72 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। 73 में भी आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे रखा है, तो 73 तो अपने कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए होमवर्क क्या है।
आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है 72, सो दिस इज योर होमवर्क। कुछ होमवर्क भी तो चाहिए, क्लास की फीलिंग आनी चाहिए। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 73। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 73? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 73। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, सैंड विद ग्रेन्स ऑफ यूनिफॉर्म राउंड शेप इज प्रेफर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग मोल्ड्स। सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है आपका? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और क्यों है देखते हैं। इफ ग्रेन्स आर लार्ज एंड रेगुलर इन शेप देन द एयर वेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्ड प्रिपेयर्ड विद देम वुड बी बेटर। तो ये मैंने आपको समझाया है, जब मैं आपको परमेबिलिटी प्रॉपर्टी समझा रहा था उस टाइम भी मैंने क्या किया था, जो शेप ली थी आपकी ग्रेन्स की वो क्या ली थी? राउंड ली थी। तो देखिए ऐसे कुछ ग्रेन्स होंगे यूनिफॉर्म शेप के। अगर ये बड़े होंगे तो देखो कैसे होगा। यहां बना रहा हूं मैं बड़ा, ये होगा बड़ा, ये भी है आपका बड़ा, खाने वाला बड़ा नहीं, ये ग्रेन का साइज बड़ा है, तो ये देखो ये बड़ा। तो देखो यहां जगह ज्यादा है हवा निकलने के लिए, यहां जगह ज्यादा है, यहां कम है। तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है? करेक्ट है। तो यहां लिख लीजिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है स्टेटमेंट 2 पढ़ते ही एक्सप्लेनेशन कर दी, स्टेटमेंट 2 पढ़ के एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, वापिस पढ़ना है उसको। कई बार क्या होता है स्टेटमेंट 1 पढ़ा सही है, स्टेटमेंट 2 पढ़ा सही है, बिना एक्सप्लेनेशन को देखे हम ए को टिक कराए तो देखो सही कि ए है या बी है। यहां भी तो दो ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी 50-50 है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है अगर दोनों सही है तो सैंड विद ग्रेन्स ऑफ द यूनिफॉर्म राउंड शेप इज प्रेफर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग मोल्ड बिकॉज if the grains are large and regular in shape then the air venting property, that is the permeability of the mold, will be increased. And it is saying that the air venting property of the mold prepared with them would be better. So which means the statement 1 and statement 2 are the correct and the statement 2 is the correct explanation of the statement 1 कि हम वैसा यूज क्यों करें। उसके यूज करने से क्या होगा, आपकी मोल्डिंग सैंड की जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जो आपका 73 का आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? 73 का आंसर होने वाला है आपके ए। क्या होने वाला है? ए होने वाला है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 74। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी इसलिए है क्योंकि ये किसी और सब्जेक्ट का है जो हमें आता नहीं है अभी, क्योंकि अभी आप कास्टिंग पढ़ रहे हो। The material removal rate will be higher in ultrasonic machining process for the material। इसका आंसर तो वैसे लो टफनेस होगा, लेकिन इस लो टफनेस आप टिक कर लीजिए। लेकिन ये जो 74 क्वेश्चन है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ, ये कहाँ का क्वेश्चन है भाई? ये जो 74 क्वेश्चन है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने आपको दिखाए हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड के हैं। तो जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? रिवाइज कीजिएगा। कीप इन माइंड दैट ये क्वेश्चन हमें उस टाइम पे क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। सो दैट्स ऑल। कास्टिंग सब्जेक्ट के आपके जो ईएससी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं अप टू 2018 कंप्लीट होते हैं। हमने कास्टिंग सब्जेक्ट को काफी डीप में पढ़ा है, एक एक पॉइंट्स पर हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया है। आई होप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके मेटल कास्टिंग के बनते हैं एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा एक भी नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट गया ना तो देखना मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। तो मेटल कास्टिंग सब्जेक्ट में अगर हम ब्रीफ 5 मिनट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं लास्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन किया था, नोट्स निकाल लीजिए अपने जल्दी से। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेटल कास्टिंग क्या होती है, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द मेटल कास्टिंग, सिलेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग किस पर डिपेंड करता है, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न के ऊपर जो हम मॉडिफिकेशन देते हैं वो क्या होते हैं, वो अलाउंसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस हमने पढ़ लिए थे, डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस थी। हमने पढ़ा था श्रिंकेज अलाउंस थी, उसमें भी 3 टाइप की थी। उसके बाद में हमने टेपर अलाउंस पढ़ा है, मशीनिंग अलाउंस पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है आपका रैपिंग अलाउंस या फिर शेकिंग अलाउंस पढ़ा है। उसके बाद हमने जीरो अलाउंस दैट इज और डिस्टॉर्शन अलाउंस भी पढ़ा है। पैटर्न के बाद हमने पैटर्न मटेरियल को भी डिस्कस किया था। पैटर्न मटेरियल को डिस्कस करने के बाद हमने टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़ने के बाद हमने चिल्स के बारे में बात की, चैपलेट्स के बारे में बात की। मोल्डिंग सैंड में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी भी बात हम कर चुके हैं। मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में भी हम फुल इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने किया था स्टार्ट डिजाइन ऑफ द गेटिंग एलिमेंट, जिसमें हमने पोरिंग बेसिन से लेके राइजर तक का डिजाइन किया था।
पोरिंग बेसिन का जो डिजाइन था वो था इंपेरिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पोरिंग बेसिन का जो फंक्शन होता है वो आपको बहुत ही याद होना चाहिए। उसके बाद हमने स्प्रू का डिजाइन किया था, जो स्प्रू पर जो भी क्वेश्चन बन सकता था इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, वैसा ही आएगा जैसे आता है। कोई भी नया चेंज एग्जामिनेशन में नहीं होता है, बिल्कुल सेम एल्गोरिथम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने आपके जो कास्टिंग प्रोसेस होते हैं उसका क्लासिफिकेशन किया था, चिल्स के बारे में पढ़ा है, पैडिंग्स के बारे में पढ़ा है, चैपलेट्स के बारे में पढ़ा है, कोर प्रिंट्स के भी बारे भी हमने पढ़ लिया है, बायएंसी फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद गेटिंग सिस्टम में दो टाइप के गेटिंग सिस्टम होते हैं आपके, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। और ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं चोक एरिया के बेसिस पर करते हैं, और चोक एरिया का हम कहाँ से लाते हैं वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ द फिलिंग टाइम एंड द मास ऑफ द कैविटी। एक फॉर्मूला बनाया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था अनप्रेशराइज्ड और प्रेशर गेटिंग सिस्टम में गेटिंग रेशियो का था, वेरी इंपॉर्टेंट गेटिंग रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। हम चाहते हैं कि हमारा राइजर लास्ट में सॉलिडिफाई हो। प्रैक्टिकली अप्रोच करके अगर आप सोचोगे तो आपका कास्टिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। उसके बाद हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल कास्टिंग प्रोसेस, जिसमें हमने टेम्पररी मोल्ड वाले प्रोसेस भी पढ़े हैं, परमानेंट मोल्ड वाले भी प्रोसेस पढ़े हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस मोल्डिंग वाला। उसके बाद हमने फेल्टिंग था, जो भी था, शॉर्ट ब्लास्टिंग था, शेंड ब्लास्टिंग था, सबको पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ द कास्टिंग डिफेक्ट, हमने कास्टिंग डिफेक्ट्स को भी पढ़ा था, हमने मोल्डिंग मटेरियल के डिफेक्ट्स को पढ़ा था। ठीक है, आपके मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट थे, लाइक ड्रॉप एंड डर्ट था। ठीक है, इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन भी था, मेटलर्जिकल डिफेक्ट भी हमने पढ़ा है, और आपके हॉट टियर और क्रैक्स को भी हमने पढ़ा है। अदर डिफेक्ट्स भी हमने पढ़े कि मोल्ड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कोड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, तो सब थ्योरी हमने क्या किया है, कवर कर लिया। उसके बाद लास्ट में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था टाइप्स ऑफ फर्नेसेस पर। हमने क्यूपोलर फर्नेस पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं जो थर्मिट वेल्डिंग में यूज में आती है फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस, उसको भी हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। ये जो क्रूसिबल फर्नेस होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज की होती है, आप अपने घर में भी ला सकते हो, स्मॉल फाउंड्रीज में यूज में ली जाती है। हमने इंडक्शन फर्नेस भी पढ़ा है, आर्क फर्नेस भी पढ़ा है, और रिवर्बरेटिव फर्नेस को भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन लगाए हैं जिससे कि आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चल जाए कि आपको अपना जो रीजन है वो कितना रखना है, जो कास्टिंग में आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको पता चल जाए। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आप उनको टिक कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फॉर्मूला शीट बना लीजिए, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ। उसके बाद आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। 2 या 3 बार पढ़ोगे आपको 101% याद हो जाएगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।